जानते हैं अगले टाइप के इंटरैक्शन के बारे में, जो है कंपटीशन। कंपटीशन जैसे कि हमने पहले ही जान लिया था, यहाँ पर दो स्पीशीज जो इंटरैक्ट करती हैं, दोनों को ही यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। तो जानते हैं कि ये इंटरैक्शन कैसे होता है। हमारे अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं वो इवॉल्व करती हैं, और ये एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। यानी कि एक टाइम पे बहुत सारी स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, और यहाँ पर जो इंटरैक्शन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि उनको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में डील करना पड़ता है। यानी कि वो रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, और इस कंपटीशन के दौरान जो भी स्पीशीज वहां पर सरवाइव कर जाती हैं उन्हें ही नेचर सेलेक्ट करता है, और वही स्पीशीज जो हैं वो आगे की तरफ इवॉल्व होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर दिखाया हुआ है सदर्न अमेरिका का एक लेक, जहाँ पर ये जो फ्लेमिंगोज हैं इनका फूड रहता है जू प्लैंक्टन्स। यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट जो भी जू प्लैंक्टन्स होते हैं उनके ऊपर ये फ्लेमिंगोज फीड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ विजिटिंग फ्लेमिंगोज जो हैं वो बाहर से आ जाते हैं इन लेक्स में, और यहाँ के जो नेटिव फ्लेमिंगोज हैं कि फीडिंग हैबिट्स को यहाँ पर आकर वो इंटरफेयर करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे जो लिमिटेड थे केवल वहाँ पर प्रेजेंट नेटिव फ्लेमिंगोज के लिए, अब यहाँ पर विजिटिंग फ्लेमिंगोज की वजह से वो रिसोर्सेज यहाँ पर कम पड़ गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों स्पीशीज के बीच में होने वाला है कंपटीशन सेम टाइप के फूड को लेकर, और इस टाइप के कंपटीशन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, जहां पर एक टाइप की स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के नॉर्मल लिविंग पैटर्न्स को जाकर इंटरफेयर करती हैं, और साथ ही वहां पर एक तरीके का कंपटीशन क्रिएट करती हैं। Competition is best defined as a process in which the fitness of one species, measured in terms of its R, that is the intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of another species. यानी कि कंपटीशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस रहता है जो कि किसी भी स्पीशीज की फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पर एक स्पीशीज की फिटनेस जो है वो कंपैरेटिवली दूसरी स्पीशीज की फिटनेस से हमेशा लोअर रहती है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ इंक्रीज, दैट इज आर, तो जब भी कंपटीशन होता है तो वहां पर हमेशा हम ये देखते हैं कि दोनों ही स्पीशीज को एक तरीके से वहां पर हार्म हो रहा है। यानी कि ये जो कंपटीशन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ना तो यहाँ पर जो नेटिव फ्लेमिंगोज हैं उनके लिए ये फूड प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, और ना ही जो ये स्पीशीज बाहर से आई है उनके लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी। तो इस कंपटीशन ने यहाँ पर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को हार्म किया है। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में। कॉम्पिटिटिव रिलीज को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है जोसेफ कॉनेल। इन्होंने स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट पर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, जहां पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि इस कोस्ट के ऊपर दो तरीके के बार्नेकल्स देखने को मिलते हैं, जो थे स्थैलेमस और साथ ही बैलेनस। और फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इंटरटाइडल जोन के अंदर बैलेनस, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा सुपीरियर थे साइज में, उन्होंने स्थैलेमस को वहां पर डोमिनेट किया, और ये जो स्थैलेमस नाम के वहां पर बार्नेकल्स थे वो सभी वहां से फिर एक्सक्लूड हो गए थे। तो उन दोनों में से जो भी सुपीरियर स्पीशीज होगी वो वहां पर सरवाइव कर पाती है, और जो रहती है इंफीरियर वो उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से एक्सक्लूड हो जाती है। और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, which states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. यानी कि अगर दो closely related species same type के resources के लिए compete करते हैं तो उनका कोएग्जिस्टेंस वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो भी उनमें से कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर रहेगी वो वहां से इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगी। कई सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में इस प्रिंसिपल को पूरी तरह सही नहीं माना है और ना ही इसे रिजेक्ट किया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कंपटीशन से हमेशा एक्सक्लूजन नहीं होता, बल्कि
कंपटीशन जो है वो कोएग्जिस्टेंस को भी प्रमोट करता है, जिसमें से एक तरीका रहता है रिसोर्स पार्टीशनिंग का। यहाँ पर हम अपने सामने रेड स्क्विरल और ग्रे स्क्विरल देख रहे हैं। दोनों ही स्क्विरल्स जो हैं वो नट्स के लिए compete करती हैं। अगर ये दोनों ही स्क्विरल्स अलग अलग ट्रीज को जाकर ऑक्यूपाई करे और वहां से फिर नट्स को ले, तो कंपटीशन इन दोनों के बीच में कट हो जाएगा, यानी यहाँ पर अब कंपटीशन इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। तो इस टाइप के मेथड्स को हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, जहां पर दो तरह की स्पीशीज जो हैं, जो या तो डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को फीड कर सकती हैं, या फिर अपनी फोरेजिंग पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर वो एक ही जगह पर फीड कर रहे हैं तो वो अलग अलग टाइम पर अपने फीडिंग पैटर्न्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जहां पर एक साथ दो स्पीशीज ना आकर बल्कि एक एक स्पीशीज को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस मिले और इक्वल टाइम मिले उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। इसी को हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसी तरह का कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट मैकार्थर ने, जिन्होंने ये देखा था कि जो वार्बलर बर्ड्स होती हैं उन्होंने एक ही पेड़ के ऊपर अपनी अपनी फॉरेजिंग हाइट्स को डिस्टिंग्विश कर लिया था, यानी कि वो पेड़ के अलग अलग पार्ट्स पे जाकर अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटी को शो कर रही थी, जिससे कि उनके बीच में कंपटीशन कट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग।